देखिए एनर्जी, तो पहले हम आपको एनर्जी के बारे में बताते हैं, फिर आपको बताते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए ये होते हैं दो टाइप के, एक होते हैं पोटेंशियल एनर्जी और एक होते हैं काइनेटिक एनर्जी। ओके, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh और इसकी यूनिट क्या होती है जूल, और इसकी क्या होते हैं हाफ mv², और इसकी भी यूनिट क्या होगी जूल होगी। जूल देखो जो एनर्जी क्या होती है जो इनविजिबल होती है, जैसे लाइट है ये भी एक एनर्जी है, वर्क है एनर्जी है, हीट है एनर्जी है, ये सारी एनर्जीज हैं और उनकी यूनिट क्या होती है जूल होती है। ठीक है, जूल या फिर इसका कैलोरी बोलते हैं। तो देखिए क्या होता है कि 1 कैलोरी इक्वल टू कितना होता है, 1 कैलोरी इक्वल टू कितना होगा 4.18 जूल, या फिर इसको अप्रॉक्स में लिख सकते हैं कितना 4.2 जूल। ठीक है, और क्या होता है कि 1 जूल इक्वल टू होता है 10⁻⁷ अर्ग। ठीक है, जैसे तुमने बताया था कि 1 न्यूटन में कितना होता है 10⁵ डाइन। ठीक है, तो उसी तरीके से क्या होता है कि 1 जूल में कितना होता है कितना अर्ग होता है। अर्ग क्या है इसके सीजीएस यूनिट है, सीजीएस और एमकेएस यूनिट बताया था ना, तो उसके अकॉर्डिंग होगा। यानी कि देखिए ये वैसे एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है mgh। mgh में देखो ये क्या है मास है, ये क्या है ग्रेविटी है, और ये क्या हो जाएगी हाइट है। यानी कि अगर कोई m मास की चीज h हाइट पे रखी है तो उस पर कितनी ग्रेविटी लग रही है वही उसकी क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे क्या करो एक पत्थर आप होल्ड कीजिए इतने ऊंचे पर, ठीक है, उसमें कितनी एनर्जी है आपको ऐसे पता नहीं लगेगा, लेकिन वही नीचे पैर रखो और उसके ऊपर छोड़िए, फिर वो जितनी तेज हिट करेगा ना आपके तो पता लगेगा कि हाँ उस पत्थर में एनर्जी थी तभी हमारे इतनी तेज हिट किया उसने। ठीक है, तो क्या होता है कि इसकी यूनिट अब देखिए मास को लेते हैं केजी में। ठीक है, और ये क्या है ग्रेविटी, ग्रेविटी होती है एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है हाँ वाह बहुत सही, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, और हाइट की यूनिट क्या होती है मीटर। ठीक है, तो इसको यहाँ लिखेंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को हम बोलते हैं जूल। ठीक है, और क्या होता है जैसे मैंने कहा था वर्क भी एनर्जी होती है, लेकिन वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ऐसे होता है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क। फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, लेकिन न्यूटन के अलावा भी होती है, एफ इक्वल टू क्या होता है ma, यानी कि ये हो गई किलोग्राम, और ए क्या है एक्सेलरेशन, इसकी भी यूनिट कितनी होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ लिख सकते हो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होगी मीटर, तो इसकी भी यूनिट क्या होगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे जूल। ठीक है, तो यही जूल हो गया यहाँ पे। अब इसी को अगर हमें किसमें चेंज करना है अर्ग में, तो देखिए अर्ग में कैसे आएगा, इसको यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर दिख रहा है ना हाँ, तो देखिए हमने कहा कि 1 जूल इक्वल टू जो होता है वो होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो होता है। तो देखिए अगर हमें ये क्या है मैंने बताया था एमकेएस, एमकेएस मतलब क्या होता है मास केजी और सेकेंड में क्या होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर और सेकेंड होता है। ठीक है, एमकेएस यानी कि मास क्या होता है एमकेएस, एमकेएस सिस्टम नहीं पता, एमकेएस सिस्टम जो होता है वो होता है एसआई सिस्टम, स्टैंडर्ड यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, इसी को एमकेएस कहते हैं। तो ये होता है मीटर किलोग्राम और सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया मीटर किलोग्राम और सेकेंड। अब इसको हम सीजीएस में कन्वर्ट करें, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में। ओके, तो देखिए इसको ग्राम में लाएंगे तो क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये ग्राम हो गया। मीटर को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा सेंटीमीटर हो जाएगा, लेकिन इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर भी कर देंगे, और सेकंड तो सेकंड स्क्वायर है तो इसको यूज सेकंड में ही रहना है दोनों जगह। तो देख लीजिए ये हो गया 1000
और ये कितना हो जाएगा, 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10,000। अब देखिए यहाँ पर 10,000 हो गया, यहाँ पर क्या था ग्राम, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर का स्क्वायर, और पर ये हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर। तो इसी को हम लिखेंगे, देखो 3 2 कितना हो जाएगा, 3 और 4 7, तो 10 to the power 7 है, इसको बोलेंगे अर्ग। ठीक है, तो ये हो गया 1 जूल इक्वल्स टू 10 to the power 7 अर्ग। ओके, तो इस तरीके से इसको हम लेते हैं। कभी कभी आपसे पूछ दिया जाता है कि ये किस यूनिट है, ठीक है, तो ऐसे आ जाएगा। या फिर अभी आपके एग्जाम में आता पिछले वाले में कि इसको रफ कर दें, पहले लिखना है लिख लो, नहीं तो रफ कर दे, फिर दूसरे तरीके से बताते हैं। कि अभी आपके एग्जाम में आया था एक क्वेश्चन, उसमें पूछा गया था कि बताइए कि किलो वाट आर किसकी यूनिट है, इसको कैसे लिखेंगे, किलो। सर क्या पढ़ा रहे हैं, नहीं समझ आ रहा है मुझे। ये फिजिक्स का एनर्जी पढ़ा रहे हैं फिजिक्स में, ठीक है, साइंस मतलब के। तो साइंस की एनर्जी मैंने बताया था कि 2 टाइप होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो इसी के बारे में बता रहे हैं कि इसकी यूनिट क्या होती है, जूल होती है, कोई भी एनर्जी होती है। तो मैंने बताया कि वर्क भी एक एनर्जी है, और ये एनर्जी तो है, एक लाइट भी एनर्जी होती है, और हीट भी एनर्जी है। तो इसके अकॉर्डिंग देखो, आपसे एग्जाम में भी पूछा गया था कि बताइए ये क्या है, किलोवाट आवर, तो किसकी यूनिट है, तो आपको यही बताना है। देखिए किलोवाट आवर, एक मैंने बताया था कि आपका ये जो आता है वर्क एनर्जी पावर, तो पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम, यानी कि आप ना सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। देखिए पावर कितना होता है, आपके अंदर जितना पावर होगा उतना ही आप वर्क करेंगे उतने टाइम में, ठीक है। तो आपका पावर किस पे डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम में कितना काम कर लेते हैं, उसी को पावर बोलते हैं। और इसकी पावर की यूनिट क्या होती है, वाट, ठीक है। तो ये हो गया वाट, ठीक है। अब इसकी क्या होती है, ये तो वर्क है, यहीं पर रहने दो। टाइम की यूनिट क्या होती है, आर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर लिख दें इसको, ये आ जाएगा वाट इंटू आर इक्वल टू क्या इधर बचा, वर्क। अब इसको अगर हम क्या करें, अगर ये 1000 हो जाएगा तो 1000 का मतलब कितना हो जाएगा, किलो। किलो किसे बोलते हैं, तो वही बताया था कि किलो वाट आवर किसकी यूनिट हो जाएगी, जूल की है, या वर्क की है, या फिर कह सकते हो जूल है, या एनर्जी है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन में कभी दिया जाए किलो वाट आवर, तो आप क्या बताएंगे, वो वर्क की यूनिट है, यानी कि एनर्जी की। तो समझ गए प्रिंस, माइक ऑफ कर दो, आवाज आ रही है। तो देखिए अब इस एनर्जी का क्या क्या काम है, अभी तुम्हें उसका बताते हैं। जितनी ये किलोवाट आवर होती है, इतनी यूनिट आप खर्च करते हैं, वही बताया था ना कि लाइट की जो यूनिट आती है आपके तो बिल, उसका भी वही आता है यूनिट, ठीक है। अब देखिए कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में बताना चाहते थे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए कंजर्वेशन का मतलब होता है क्या, हाँ, कि एनर्जी जो है कभी खत्म नहीं होती, वो बची ही रहती है। लेकिन क्या होता है कि हाँ, तो एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का रूल क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एनर्जी कांट बी क्रिएट नीदर, हाँ हाँ नीदर, हाँ हाँ एनर्जी नॉट बी डिस्ट्रॉय, बस हम इसको क्या कर सकते हैं, वी कैन
we can change from one state to another state. एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसको हम बना या बिगाड़ नहीं सकते। जैसे देखिए, जैसे आप क्या करते हैं कि सनलाइट आती है, सनलाइट आती है तो क्या होता है, वो हर जगह सबको बराबर बराबर मिल जाती है, और मिल जाती है उसके बाद वो अपना कैसे काम करते हैं, जिस काम में लगाते हैं उस काम में चली जाती है, यानी कि एनर्जी जो है इधर से उधर जो ट्रांसफर ही होती रहती है, समझे। जैसे क्या कहते हैं, आप बोलते हैं तो आपकी एनर्जी यहाँ से निकली और निकलते हुए वो टकराते हुए कहीं न कहीं घूमते चली जाएगी, और वो जो है जहाँ से आई थी आपको सन से मिली थी, और वो एटमॉस्फेयर से आई जितनी एनर्जी वो आपको मिली एटमॉस्फेयर में ही चली जाएगी, ठीक है। तो वो चेंज होते रहते हैं। अब देखिए कौन कौन से किसमें चेंज होती है। जैसे बताइए कि आपका फैन चल रहा है, तो बताइए इसमें कौन सी एनर्जी किसमें चेंज हो रही है। सर चल रहा है। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप दे रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, और ये कन्वर्ट हो जा रही है किसमें, पोटेंशियल मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होती है, क्योंकि इसमें जिसमें तुम्हें काम होता दिख जाए तो समझ लेना वो मैकेनिकल है, मैकेनिकल एनर्जी। अब देखिए आपसे कहा जाए, बताइए कि जो आपका क्या है, बैटरी है, कौन सी, कार बैटरी या फिर, हाँ, तो इसमें क्या है बताइए। जब चार्ज होती है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में जाती है, और जब उसकी आप यूज करते हैं तो आती है केमिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी टू किसमें जाती है, बस उल्टा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है भाई। इलेक्ट्रिकल तो यूज होती है। अब कार की बैटरी तुम ऐसे रख दोगे, किसी में अगर चलाओगे तो क्या होगा, वो कूदने नाचने कूदने लगेगा। मैकेनिकल का मतलब क्या है, आपको दिखे, जैसे फैन दिख रहा है, फैन में क्या है, मैकेनिकल एनर्जी यूज हो रही है तो दिख रहा है वो, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही, तो मैकेनिकल एनर्जी में जब भी कन्वर्ट होगी वो दिखेगी आपको। और ये वाली क्या है, दिखेगी नहीं, दिखती है नहीं। आप लाइट जला देते हैं, लाइट की हेल्प से आपको दिखेगा, लेकिन क्या है, लाइट नहीं दिखती, तो इस तरीके से होता है। ऐसे ही देखिए आप, जैसे बताइए कि कैंडल है, कैंडल में बताइए, हाँ, तो इसमें क्या है, केमिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी, ठीक है, ऐसा हो गया। और बताइए ऐसा, लाइट एनर्जी और हीट भी तो होती है इसमें। और दूसरी बताइए अच्छा कि सोलर सेल में क्या होता है, हाँ, पहले क्या होते हैं कि लाइट एनर्जी को चेंज करता है किसमें, केमिकल एनर्जी में, और उसका उल्टा फिर उधर करेगा। अच्छा बताइए, जो आपका डायनमो है, हाँ, वो आपको चलता दिखता है, डायनमो हो या फिर क्या हो आपका, उसको क्या बोलते हैं, जनरेटर, यहाँ लिख लो, इलेक्ट्रिक जनरेटर देखा है, जो शादी बारातों में लाइट नहीं होती तो चला देते हैं ना, या फिर बहुत सारी बैंक के बाहर लगा होता है, कहीं भी लोग घर में भी रखते हैं, फैक्ट्री में रहते हैं, बहुत जगह लगा होता है। तो इसमें भी क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी को किसमें चेंज होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, समझ गए। अच्छा बताइए कि जो आपका लाउड स्पीकर होता है,
हाँ, ये सारी एनर्जी मैंने बताया ना, जो चीज आपको दिखाई ना दे क्या होता है, एनर्जी होते हैं। जैसे देखिए क्या होता है, किसमें होता है, साउंड एनर्जी में। तो ये चीजें आती हैं, देख लेना, ठीक है एक बार। अच्छा, अभी आपका ये टर्म यूज होती है कौन सी, ग्रेविटी। ग्रेविटी, ग्रेविटी को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अब वो चाहे किसकी हो, चाहे अर्थ की हो, चाहे मून की हो, चाहे मार्स की हो, सबकी अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे कि देखो कि क्या होता है कि इसको हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर ये अर्थ की है तो हम इसको ये लिखेंगे, ग्रेविटी ऑफ मून की है तो इनकी अलग अलग होती है। इसकी कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसको बोलते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसकी कितनी होती है, इसकी 1/6 कीजिए, 6 से इसको डिवाइड कीजिए तो आएगा 6 1 जा 6, और कितना हो जाएगा 6 6 जा 36, कितना हो जाएगा 2 6 3 जा 18, कितना होता है, और 6 3 जा, तो इतनी जो है इतनी ही लिख दीजिए। इतनी जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होती है वो मून की होती है। ठीक है, लगभग में आप कितना लिख सकते हैं इसको, 1.6 ही रख लीजिए, तो इतनी होती है। इसलिए क्या होता है कि अगर अर्थ पे आपका वेट 60 kg है, हाँ 10 kg हो जाएगा उनका, किलोग्राम 4 kg। हाँ, अगर यहाँ पर वेट आपका कितना है 60 kg है तो वहां पर जाके कितना 10 ही रह जाएगा, 48 होगा तो 8 बचेगा, 6 से डिवाइड करते जाइए, क्योंकि क्या होता है कि ग्रेविटी ऑफ अर्थ इक्वल टू होता है, नहीं 6 टाइम ग्रेविटी ऑफ मून, ये होता है। ठीक है, तो ग्रेविटी जो है यहाँ अर्थ पे जो है मून की 6 टाइम है, तभी आपका इतना होगा यहाँ पे। अब देखिए वेटलेसनेस क्या होता है, इसको हटा दें। वेटलेसनेस है या फिर फ्री फॉल, वेटलेसनेस यानी कि इसको बोलते हैं भारहीनता। कब आपको फील होता है भारहीनता, ये फ्री फॉल में होता है, यानी कि स्वतंत्र रूप से कोई गिरती हुई चीज जो है वो वेटलेसनेस जो है फील करता है। कैसे, जैसे कि अगर आप किसी ऊंचाई से कूद जाइए तो आपको लगेगा कि मेरे बॉडी में वेट है ही नहीं, हम पत्ते की तरह उड़ते जा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे अर्थ के करीब आते जाते हैं उसका एक्सेलरेशन इतना बढ़ जाता है, यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि टकराएगा तो वो पूरा साउथ की मूवी की तरह जो है 3 पटकी खाएगा ना, 3 टिप्पा खा के गिरता है वैसे, अब तब तक जो है जिंदा नहीं बचा है। तो वेटलेसनेस जैसे क्या होगा, जैसे आप लिफ्ट में जा रहे हैं, हाँ, और ऊपर से जो है एकदम से जो है लिफ्ट छूट जाए, चेन कट जाए, तो क्या होगा कि उसमें अगर उसकी स्पीड, उसका एक्सीलरेशन है लिफ्ट का वो इक्वल टू जी हो जाए, एक्सीलरेशन जो है इक्वल टू जी हो जाए, तब आपको आएगा वेटलेसनेस। वेटलेसनेस
अगर ये आपका ज्यादा हो जाएगा इससे, तो आप सीधे नीचे वाले फ्लोर पे खड़े होंगे तो इधर नहीं खड़े होंगे, सीधे आपका सिर जो है उसमें लगेगा, उसके फ्लोर में, ठीक है। रूफ में क्या होगा, आपका सिर लग जाएगा, पैर ऐसे नीचे फटफटाते रहोगे, जैसे नहीं लोग लटक जाते हैं तब, तो वो हाल होगा कि आप खड़े थे नीचे लेकिन स्पीड से इतनी जा रही है नीचे कि आप उतनी स्पीड से नहीं जा पा रहे, तो आपका सिर लगेगा जाके उसके सीलिंग में, ठीक है। तो सीलिंग में सिर लगेगा जाके। और अगर ये आपका क्या है, लेस देन जी है, तब आपको लगेगा कि हाँ, तब आपको जो है लगता है कि वो आप जा रहे हैं नीचे उससे बैठ के। तो ये होती है। तो वेटलेसनेस कहाँ पर आता है, यहाँ पर। तो जब आपको बिल्कुल ग्रेविटी काम नहीं करेगी, यानी एक्सीलरेशन आपका ग्रेविटी के बराबर ही होगा, तो वेटलेसनेस काम करेगा, लेकिन तभी आपको फील होगा वेटलेसनेस वाली चीज। अब देखो, जो आपका मैंने बताया था कि जो अर्थ है, अर्थ, तो ये जो है ये वाले, ये क्या होते हैं, पोल्स होते हैं, ठीक है। ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल, ठीक है। ये कौन सा हो गया, नॉर्थ पोल, और ये कौन सा हो जाएगा, साउथ पोल। यहाँ पर जी की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, इस वाले जी की। और जो इक्वेटर होती है, इक्वेटर, यहाँ पर सबसे कम हुआ, यहाँ पर मिनिमम होती है, मिनिमम जी हो गई, और यहाँ पर मैक्सिमम जी, और यहाँ भी हाँ। किसका, हाँ, बीच में भी नहीं होता, उसके सेंटर में भी नहीं होता है, और पोल्स पे भी नहीं होता है। हाँ, जहाँ से वो दोनों तरफ बराबर के पड़ जाएगा तब। अच्छा बताइए, अब बताइए कि आप जो है, आप कहते हैं कि बताइए आपका मास वेट कितना है, 42 है। 42 क्या, ग्राम कि रुपए, क्या है आपका वेट, क्या है। आपने कहा कि मेरा 42 केजी है, लेकिन ये तो मास हुआ, तो मास कितना होता है, हाँ, वेट है कि मास है ये, लेकिन भाई वेट जो होता है, वेट, उसकी यूनिट क्या होती है, उसकी यूनिट होती है किलो केजीएफ। केजीएफ क्या होते हैं, हाँ? या फिर इसको बोलते हैं न्यूटन, ठीक है। यानी कि जो फोर्स की यूनिट होती है वही वेट की होती है। लेकिन आप जनरली क्या बोलते हैं कि इतना हमारा वेट है, वेट की यूनिट तो केजी हो ही नहीं सकती, उसकी तो यूनिट किलोग्राम फोर्स या फिर न्यूटन होती है। तो मास कितना होगा फिर, मास इसका, अगर आपने कहा कि हमारा वेट इतना है, तो मास इसका हो जाएगा 1/6, हो जाएगा 7 kg। इतना आपका मास है, आपकी बॉडी में इतना मास होगा सिर्फ, हाँ। तभी कह रहे मास कहीं नहीं चेंज होता है आपका, मास कभी नहीं चेंज होता है, चेंज क्या होता है, वेट। लेकिन वेट के लिए हम यहाँ पर फोर्स भी लगाते हैं, इसका मतलब है आपका है इतना न्यूटन है आपका वेट, समझे, 420 तो 420 आपका क्या है, वेट है। अब इसका जो मून पे जाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, इसका 1/6 हो जाएगा, तो आप कहेंगे 70 kg, ठीक है। इतना केजी आपका वेट, हाँ, न्यूटन ना, 70 न्यूटन यहाँ पर आपका वेट हो जाएगा, ठीक है। तो मास हमारा अलग होता है, वेट अलग होता है, लेकिन हम बोलते हैं जनरली उसका केजी, लेकिन होता है क्या, केजीएफ, ठीक है। केजीएफ मूवी देखा, क्या नाम, फुल फॉर्म क्या है केजीएफ के, हाँ, कोलार गोल्ड फील्ड, जो आपका साउथ में है, कहाँ पर,
केरल कर्नाटक में है कहीं पर, कर्नाटक में है ना, तो उसको बोल रहे हैं कोलार गोल्ड फील्ड, ये है KGF। हाँ और कहीं तो मिल रहा है आजकल ज़्यादा। और तो इसका क्या होता है, इसका भी यूनिट क्या है KGF। KGF का मतलब क्या है, ये है ग्रेविटी, ठीक है। तो ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, मैंने बताया था अभी 10, जी की वैल्यू क्या होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसीलिए हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दिया 10 से, इसीलिए आपका इतना हो गया। वैसे क्या होती है इक्वल में तो इतनी होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, लेकिन हम अप्रोक्सीमेट 10 लिखते हैं इसको। इतना समझ गए, लिख लो इसको सही। तो इसको समझ गए, तो वेटलेसनेस वगैरह सारी चीजें समझ में आ गई। तो बताइए, प्रतीक बताएंगे लिस्ट में आपको कितने तरीके के वेट फील करने पड़ते हैं। हाँ तुम बताओ, हाँ तुम बताओ तीनों। हाँ एक होता है जो हमें अपना में ज्यादा लगता है, एक मतलब बराबर लगता है कम है, हाँ और एक तरह वेट है। हाँ उसमें देखो, देखिए एक देखो, एक लेस देन एक्चुअल वेट, ठीक है, और एक होता है इक्वल टू एक्चुअल वेट, एक होता है क्या होता है मोर देन इक्वल वेट, और एक क्या होता है लेस देन एक्चुअल वेट। लेस देन हो जाएगा, आप हवा में उड़ने लगेंगे। तब क्या होगा कि जब आप, मैंने बताया कि आप जो है सीलिंग में जाने, आपका सिर जो है सीलिंग में लगे जाके, तब होता है वो इक्वल। ये क्या बताया ना, ये देखिए अब क्या है कि अगर ये जो है नॉर्मल स्पीड हो या फिर कैसे हो कांस्टेंट स्पीड से अगर जा रही हो, ठीक है, मतलब उसमें चेंज ना हो रहे, बड़े घटे ना, एक मतलब धीरे धीरे जा रहे ऊपर या धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, तब आपका जो है क्या होता है इक्वल होता है यहाँ पर ये वाला। और लेस देन कब लगता है, जब वो थोड़ी स्पीड से नीचे जा रही होती है, ठीक है। और मोर देन कब हो जाता है, जब वो बहुत तेजी से ऊपर जा रही हो, अभी ऊपर से छोड़ दी जाए फ्री फॉल में आ जाएगी, तो वो इक्वल टू में आएगी। और ज्यादा ही तेज अगर हो गई तो क्या होगा लेस देन आपका पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इतनी कंडीशन आपको जो है ये लिस्ट के अंदर दिखाई देती हैं, तो वो है 4, है नहीं। अब देखिए क्या होता है, आप लिफ्ट में आराम से नीचे जा रहे हैं, तो आपका जो वेट है वही आपको पता लगेगा, ठीक है। अगर वो ज्यादा तेजी से नीचे आ रही है तो आपको क्या होगा, वेट कम फील होगा आपको। और अगर एकदम तोड़ दिया जाए, उसकी जो वो होती है चेन टूट जाए, एकदम फ्री फॉल में आ रही हो, तो आपको वेटलेसनेस पता लगेगा कि वेट है ही नहीं, 0 वेट लगेगा आपको। और अगर उसमें अगर बहुत ही ज़्यादा दूर से आ रही है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी उसकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और वो क्या होगी फ्री फॉल में इतनी स्पीड से जाएगी नीचे कि आप जो है ग्रेविटी के अपोजिट जाने लगेंगे, आप ऊपर उठ जाएंगे, क्या। क्यों नहीं, आप उड़ते हुए देखेंगे, वो जब बिल्कुल टकराई जाके जहाँ, वहां पर आपका कुछ भी हो, वो बात अलग है। अब देखिए आपका जो सैटेलाइट होता है, हाँ सैटेलाइट कितने टाइप के सैटेलाइट होते हैं, कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन सा, एक नेचुरल होता है, तुम्हारा नेचुरल सैटेलाइट ऑफ मून अर्थ, और उसका जुपिटर का कितने हैं, और उसका
सेकंड, हाँ टाइटन, ठीक है। देखिए सेटेलाइट जब आपका जो है यहाँ से छोड़ा जाता है अर्थ पे, तो अर्थ से क्या होता है कि अर्थ की ग्रेविटी पार करने के लिए इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? हाँ, उसको उसको बोलते हैं स्केप स्पीड। ये होते हैं 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड तुरंत तो मिल नहीं जाती स्पीड, तो क्या करते हैं पहले इसको यहाँ से छोड़ के और उसको क्या कहते हैं ऑर्बिट में घुमाते हैं, अर्थ की ऑर्बिट में। अर्थ की ऑर्बिट में घुमाते घुमाते फिर जब इसकी स्पीड इतनी हो जाती है तब एकदम से उसको बाहर निकाल दिया जाता है, तभी वो निकल पाता है ग्रेविटी से और जो है अर्थ के बाहर वो सेट हो जाता है। हाँ, पहले क्या करेंगे, ये मान लो अर्थ है तो इसके यहाँ पर ग्रेविटी में ऐसे घुमाते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा घुमाते जाएंगे, जब भी इसको स्पीड हो जाएगी तभी ऐसे छोड़ देंगे तो ये सीधे निकल जाएगा। ठीक है, इतनी स्पेस निकल रहा है। हाँ, शोर नहीं। देखिए अब आते हैं आपका कौन सा बॉन्ड फोर्स या फिर आपको बोलते हैं अपथ्रस्ट। तो अपथ्रस्ट या फिर बॉन्ड फोर्स क्या होता है? हाँ, इसको बोलते हैं अपथ्रस्ट या फिर हाँ। ये क्या होता है, जब आप क्या करते हैं, जैसे क्या करें पानी की भरी बाल्टी लें, ठीक है, और उसमें जो है उल्टा ग्लास करके उसमें डुबोएं, तो क्या आता है वो ऊपर की ओर जो धक्का लगाता है, प्रेशर लगाता है, उसी को बॉन्ड फोर्स या थ्रस्ट बोलते हैं। अब देखिए क्या होता है कि बताइए समुद्र में जो है जहाज कैसे तैरता है? ऐसे जो शिप होता है वो कैसे तैरता है? हाँ, वो अपने देश के अकॉर्डिंग उसका पानी हो जाएगा आर्किमिडीज लॉ। हाँ, अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अच्छा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल इनके अकॉर्डिंग क्या होता जाता है कि देखिए मान लो कि तुम क्या करोगे कि एक पानी में ऐसा सीधे हाथ डालो तो क्या होगा कि ये पानी को हटा के निकल जाएगा सीधे, लेकिन आप ऐसे डालेंगे तो इसके नीचे कितने पानी आ गया, बहुत ज़्यादा आ गया, जितना एरिया कवर करेगा उतने बीच का सीधे डाले थे पानी इधर उधर हट जा रहा था, अब ऐसे जरा अब कहाँ हो जाएगा, दबेगा ना। जैसे क्या करते हैं कि तुम एक क्या करो, हाँ जैसे कागज है, ठीक है, उसको तुम ऐसे ही फेंको पूरा सीधा सीधा तो वो बहुत देर में ऐसे तैर तैर के जाता है नीचे तक ना। और अगर उसको क्या करो सीधे फोल्ड करो, गोली बनाओ, मारो फेंक के कहीं भी चला जाएगा तुरंत, ऐसे तुम पूरा सारे फेंक के मारो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जितना एरिया कवर करेगा उतनी वो एयर भी कवर करके चलेगा, और उतनी एयर देखो, अब इसकी एयर देखो, इसके सामने या एयर हो या वाटर हो, जहाँ तक उसका लेवल होगा इतना पानी है हटाने के लिए। अब बताइए इतना सा शिप है आपका, और समुद्र सी लेवल जो होता है वो इतना भारी होता है, उसके नीचे इतना पानी है, हटा देगा शिप इसको? नहीं हटा पाएगा ना। तो इसीलिए क्या होता है इतने वाटर का जो है जोर इस पे लगता है। तो ये तो देखो कितना इतने के बराबर हुआ जाके, यानी कि इतना ज़्यादा है तो कहाँ जाएगा इसके अंदर दूध के। और फिर इतना सलाइन मैटर होता है, इतना है सलाइन, यानी कि नमकीन कह सकते हो, ठीक है। नमकीन वो खाने वाली नहीं नमकीन है, ये उसका स्वाद है पानी का, ठीक है। तो पानी का स्वाद क्या है, वो नमकीन है, इसमें इतना ज़्यादा खारा पानी है, ठीक है, जैसे ठीक है। अब खारा पानी क्या होगा कि जैसे आप क्या करें, अब एक गिलास पानी लिया जाए, आपसे बताइए कि गिलास पानी से भरा हुआ है, आप इसमें कुछ मिला कर दिखाइए, यानी कि इसमें और कुछ भर सकता है, तो आप कहेंगे हाँ भर सकता है। क्या करें, सीधे नमक या चीनी या फिर कुछ डाल दे उसमें, घोल दीजिए, तो वो क्या होगा उसकी डेंसिटी बढ़ाएगा ना कि वॉल्यूम,
बहुत कम बात पर आता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इसका क्या करेगा, वॉल्यूम इतना ही रहेगा, उसकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी। हाँ नहीं बढ़ेगा थोड़ा। हाँ तो वो क्या होता है कि सारा ज़्यादातर उसकी सिर्फ डेंसिटी बढ़ती जाती है, डेंसिटी बढ़ती जाएगी। एक टाइम क्या होता है कि इतनी डेंसिटी हो जाएगी कि इसमें क्या होगा, आप उंगली डालेंगे वो भी जाने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, क्यों भाई, सैचुरेटेड हो जाता है। एक होता है देखो आपको बताया था डाइल्यूट, एक होता था कंसंट्रेटेड, एक होता है सैचुरेटेड, हाँ होता है सुपर सैचुरेटेड। ये होता है, इसी को बोलते हैं अनसैचुरेटेड। तो देखिए डाइल्यूट यानी कि पानी है, उसमें थोड़ी बहुत चीज का अगर कोई मिली है तो उसको डाइल्यूट होगा, यानी सारे हल्का शरबत मीठा मान लोगे, वो क्या होगा, डाइल्यूट है। कंसंट्रेटेड यानी कि उसमें बहुत ज्यादा क्या हो, जैसे जुलाव बन जाता है ना, उसका चाशनी बन जाते हैं ना, या जो वो आता है क्या कहते हैं उसको, गुलाब जामुन वगैरह, उसकी चाशनी होती है ना, वो एकदम सैचुरेटेड जैसी लगते हैं। अब उसमें क्या करें कि ये कंसंट्रेटेड हो गए। सैचुरेटेड क्या करें कि उसमें इतना मिला दें कि अब एक भी चीज आप मिलाएं जाए ना, हाँ वो ऊपरी रख जाए, चीनी का कुछ भी दाने डालिए वो ऊपरी लटके रहे, वो उसमें घुले ही ना, तो वो हो जाएगा सैचुरेटेड। ठीक है, फिर क्या करें, उसको आप गर्म करना स्टार्ट करें। गर्म करेंगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, बढ़ेगी तो एक दूसरे में टकराएंगे, तो जितने भी आप पार्टिकल डालेंगे वो भी टूट जाएंगे उसमें और घुल जाएंगे। तो गर्म करते करते जब आपका मिलना बंद हो जाए, उसमें घुलना बंद हो जाए कोई चीज, तब उसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड। हाँ तो इसमें कह सकते हो लगभग में आपका कौन सा आता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड नहीं होता है, सैचुरेटेड आएगा तो पता लगा इसमें तो कुछ काम ही नहीं हो पाएगा। कौन सा होता है, कंसंट्रेटेड होता है लगभग में। ठीक है, तो इस, हाँ प्रिंस बोलिए। टाइम ट्रेवलिंग होता है क्या, ट्रेवलिंग सर, टाइम ट्रेवलिंग, टाइम ट्रेवलिंग, हाँ टाइम ट्रेवलिंग क्यों नहीं होती है, टाइम ट्रेवलिंग हो रही है। जितनी स्पीड से लाइट आती है अर्थ पे, उसकी दोगुनी स्पीड से जाइए, टाइम ट्रेवल कर जाएंगे आप, आगे चले जाएंगे। उसकी स्पीड से ज़्यादा चलिए, आप पहले एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे, उसके बाद जो है टाइम ट्रेवल भी कर लेंगे। हाँ सर उसमें मैं अपने दादाजी के साथ में चला जाऊंगा। माइक ऑफ कर लेना। देखिए आप थ्रस्ट की बात करें कि अप थ्रस्ट क्या होता है, हाँ डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर वो कितनी होती है, क्या होता है, किलोग्राम जूल पर डिग्री केल्विन, और या फिर होती है इसकी 1 बस क्या होता है, कैलोरी, कैलोरी पर केल्विन होता है कि डिग्री सेंटीग्रेड, कितना होता है सर, अरे यूनिट उसकी देख लो कहाँ गई, अच्छा ये स्पेसिफिक हीट हम लिख रहे हैं ना, डेंसिटी में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है नहीं हो गया, तो इसकी कितनी होती है 4200 या फिर इतनी होती है। इसमें क्या होता है कि ये जो है दुनिया की सारी चीजों में सबसे ज्यादा क्या है, स्पेसिफिक हीट होती है। स्पेसिफिक हीट क्या होती है कि जितनी देर में वाटर गर्म होता है और उतनी ही देर में वो ठंडा, उससे ज्यादा देर में ठंडा होता है। यानी कि वाटर क्या होता है कि इसमें क्वालिटी होती है कि धीरे धीरे हीट को ऑब्जर्व करता है और धीरे धीरे ही रिलीज करता है।
इसीलिए वाटर की स्पीड सबसे वो क्या होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है सबसे ज्यादा। इसमें क्या होगा, जैसे आप क्या करें, एक गिलास पानी गर्म करके रख दें और एक गिलास में दूध, चाय, कॉफी कुछ भी रख दें, तो सबसे पहले क्या ठंडा होगा? हाँ, वाटर जो है सबसे देर में ठंडा होता है। इसलिए तो मैं बताया था कि सर्दियों में क्या करते हैं किसान लोग, जो है ज्यादा ठंडी पड़ती है तो फसल खराब होने का डर होता है, तो इसमें क्या करते हैं, पानी भर देते हैं। पानी के अंदर क्या होती है, सबसे ज्यादा हीट कैपेसिटी होती है, यानी कि वो गर्म पानी होता है, और जब तक वो फसल के अंदर भरा रहेगा, उसके अंदर सर्कुलेशन उसका होता रहेगा, तब तक क्या होगा, उसके अंदर वो जमेगा नहीं, बर्फ नहीं बनेगा, जिससे क्या होगी, फसल खराब होने से बच जाती है। और यही कारण है जो सारी चीजें वाटर से होती हैं। दूसरा क्या है, अब इसका बताते हैं डेंसिटी। डेंसिटी जो होती है इसकी होती है 1 ग्राम पर मीटर क्यूब कि सेंटीमीटर क्यूब होती है? बताइए बताइए, कौन बताएगा? तो ये होगा, ठीक है। तो चाहे ग्राम पर सेंटीमीटर का हो या फिर किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो इतना हो जाएगी। अब इसकी डेंसिटी इतनी होती है। आइस की देखें डेंसिटी, ये वाटर की है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें किसकी, डेंसिटी ऑफ आइस, ये होती है 0.91 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आइसक्रीम की नहीं होती है उतनी, आइसक्रीम में बहुत सारे मिले होते हैं, उनकी ज्यादा हो जाती है। तो देखिए अब इसकी डेंसिटी है कम, इसलिए क्या करेंगे, देखिए कि हम अगर यहाँ पर वाटर भरा है ऐसा, ठीक है, अगर इसमें हम एक बर्फ का टुकड़ा डालें तो क्या होगा कि वो इधर जो है कितना होता है, 1/10 बाहर रहता है और कितना 9/10 अंदर रहता है। क्यों? क्योंकि ये देखो ये मान लो कि 100 है तो ये कितना है, 91 है, लगभग में 10 का डिफरेंस है ना, तो इसका मतलब ये 10% ऊपर रहता है और 90% नीचे रहता है। लेकिन जब ये 10% आपका पिघलेगा तो इस 90% में यही जाला जो है 10% ऊपर जो है वो पिघल के इतना कवर होकर इसके बराबर हो जाएगा। तो कभी भी आपसे कहा जाए कि बताइए कि आइस जो है अगर वाटर में तैर रही है, पिघलने के बाद उसका वाटर लेवल बढ़ेगा, घटेगा या फिर यही रहेगा, तो कहेंगे आप सेम रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि जो 10% ऊपर है वो पिघलेगा तो क्या करेगा, इसी के अंदर आ जाएगा, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल होते हैं थोड़े दूर दूर, डेंसिटी होती है इसकी कम, ये पिघल के इसको कवर करके इतना ऑक्युपाई कर लेगा, उतना ऑक्युपाई कर लेगा तो सीधे ये इतने लेवल इतना ही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एग्जाम में, क्या पूछा गया है कि वाटर में अगर कोई आइस क्यूब पड़ा है तो पिघलने के बाद उसका वाटर लेवल बढ़ेगा, घटेगा या फिर वही रहेगा, तो वही सेम रहेगा। अब देखिए यही होता है कि आप वाटर में अगर कोई चीज डुबाते हैं तो वो देखो ऊपर तैरेगी, सबमर्ज होकर तैरेगी या फिर बिल्कुल सिंक हो जाएगी, ठीक है। सिंक हो जाएगी, सबमर्ज हो जाएगी या फिर फ्लोट करेगी। तो 3 कंडीशन आती हैं, तो देखिए कैसे है। ऑब्जेक्ट इन वाटर, तो देखो आप कहेंगे कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर, तो क्या होगा, तो वो सबमर्ज होके बोलेगी, ठीक है, सबमर्ज हो जाएगी। अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर तो क्या होगी, वो फ्लोट करेगी। अगर आपकी डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन इसके हो जाए डेंसिटी ऑफ वाटर तो वो क्या हो जाएगी, सिंक हो जाएगी, ठीक है। इधर इतना समझ लेना। तो वाटर के अंदर इतनी कंडीशन होती है। इसी पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, मान लो कि ये जो है एक स्टिक तुमको दिखा रहे हैं, मान लो कि ये जो है स्टिक यहाँ से हम काट के आपको दे दें, ठीक है,
या फिर ऐसे दे दें, आपसे पूछा जाए कि बताइए कि जब ये प्लांट में लगी थी तो इसका कौन सा ऊपर था और कौन सा नीचे था, तो आप कैसे बताएंगे? तो वाटर की मदद से हम बता सकते हैं। बताइए कैसे? देखिए, जो प्लांट का ऊपर वाला पार्ट होता है उसकी डेंसिटी होती है कम, और नीचे वाला जो पार्ट होता है उसकी डेंसिटी होती है ज्यादा। इसको आप पता नहीं किधर कौन सा ऊपर रहा होगा कौन सा नीचे रहा होगा, नहीं पता, आप ले जाइए सीधे पानी में डाल दीजिए। पानी में डाल देंगे क्या होगा कि कम डेंसिटी वाला ऊपर की ओर रहेगा और ज्यादा डेंसिटी वाला ऐसे, तो ऐसे करके तैरेगा उसमें पानी में, ना कि ये सीधे सीधे ऐसे तैरेगा, ना ऐसे तैरेगा सीधे, थोड़ा ऐसे तिलसिल होके जो है तैरेगा। तो आप कह सकते हैं कि जब ये प्लांट में लगी होगी ये वाली लकड़ी तो ट्री के अंदर, ठीक, तो ये पार्ट इसका ऊपर रहा होगा और ये नीचे की ओर, तो हमेशा ये क्या, हाँ एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, कोई भी लकड़ी तोड़ ले लेना कहीं तो डाल और जाल देख लेना, उसका किसी से पूछना पूछना कि बताइए कि इसमें जब ये प्लांट में लगी थी कि ये वाला पार्ट ऊपर था या फिर ये वाला, तो कोई नहीं बता पाएगा ऐसे। तो क्या करो, उसको जाके पानी में डुबो दो, पानी में डुबाओगे क्या करेगा, जो ज्यादा डेंसिटी होगी वो नीचे रहेगा और कम डेंसिटी वाला ऊपर, तो आप जान लेंगे कि बस इसी टाइप से ये पेड़ में लगा था। ठीक है, तो ये होता है ऐसा। तो यहाँ से जो है वाटर की इतनी चीजें आप याद रखिए। तो यही ये इन्होंने बताया था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बता रहे, इन्होंने बताया था अपथ्रस्ट, ठीक है, कि जितना किसी का वो एरिया होगा उसके नीचे उतना एरिया में जितना वाटर होता है वो उतना ही उस पर क्या लगाता है, अपथ्रस्ट लगाता है या फिर बयान फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से पानी के ऊपर कोई चीज तैरती है। अब देखिए, मैंने बताया था कि अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होगी किसके, डेंसिटी ऑफ वाटर, अब जितना वाटर है जितना ही उतनी उसकी क्या हो, वाटर की डेंसिटी हो उतनी ही ऑब्जेक्ट की हो, आप डालेंगे तो उसमें आधा डूब के जो है वो तैरता हुआ चला जाएगा, डूबा हुआ, ना कि जो है ऊपर आएगा, ना बिल्कुल नीचे सिंक हो जाएगा, दिखेगा भी आपको और लेकिन ऊपर भी नहीं दिखेगा पूरा, यानी कि आधा डूबा हुआ तैरता हुआ चला जाएगा। अगर उसकी डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लेस देन ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी क्या हो, इससे कम हो, तब वो फ्लोट करेगा। जैसे क्या होता है, कागज है, पहले डालते हैं तो पहले ऊपर ही रहता है, लेकिन क्या होगा उसमें जब पानी भर जाता है सिंक हो जाता है, मतलब बिल्कुल जो है हाँ बराबर कर लेता है, ज्यादा नहीं होती है, बराबर या फिर उससे भी कम ही रहती है, क्योंकि उसमें जो पेज होता है उसके भी तो पार्ट होते हैं। तो क्या होगा, तब भी आपको भीग के भी बिल्कुल नहीं सिंक होगा, उसके बीच में सिंक क्या होगा, सबमर्ज होकर डालेगा। तो सबमर्ज क्या होता है, जब आधा डूब के चलता है, और सिंक क्या होगा, जब पूरा हो जाएगा। तो इतना समझ गए आप लोग? चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। हाँ, फोर्स तो वैसे क्या कहते हैं, पुल या पुश को ही फोर्स बोलते हैं, लेकिन फोर्स होते कितने टाइप के हैं, देखिए कौन कौन से। कॉन्टेक्ट फोर्स बहुत तरीके के होते हैं, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स कुछ ही होते हैं। तो देखिए आपका जो होता है, हम तुम्हें एक बताते हैं, एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्स बताइए। कोहेसिव फोर्स जी, एडहेसिव फोर्स ठीक है, ये कोहेसिव फोर्स हो गया और एडहेसिव फोर्स हो गया। तो देखिए कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स क्या होते हैं, इनको अच्छे समझ लेना। ये आपने नाम जरूर पहली बार सुना है, लेकिन कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है और बहुत ही इजी होते हैं, सिंपल। हाँ SIV हाँ नाइन्थ क्लास में आता है, क्या कहते हैं, सिक्स में, 8 में आ सकता है, 8 में चांसेस होते हैं, 6 में आएगा नहीं, और 9th में मोस्टली चांसेस होते हैं आने के। तो देखिए कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स, हाँ
देखिए जो आपका कोहेसिव एडहेसिव फोर्स है, ये वाला पहले बता देते हैं जिससे तुम समझ जाओ। यहाँ पर जो लिखा है हमने इस पर, इसमें भी कोहेसिव फोर्स एडहेसिव फोर्स लगा है। अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स। कहता है यहाँ पर लिख लो, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू different object is called adhesive force। यानी कि देखो इसमें क्या होता है कि जैसे क्या करो कि तुम चाक से लिखते हुए देखा होगा था ना, चाक से बोर्ड पे लिखते हैं तो जब दोनों में फ्रिक्शन होता है तो एक बॉडी जो है दूसरे बॉडी पर अपने इलेक्ट्रॉन्स छोड़ देती है, मॉलिक्यूल्स छोड़ देती है, और वो उसमें क्या होता है चिपक जाते हैं। तभी वो क्या होता है कि इससे चिपक जाता है। ऐसे चौक से लिखते हैं बोर्ड पे तो वो चिपक जाता है ना, ऐसे हमने क्या किया इसको भी लिखा। अब इसको तुम क्या करो, पानी पे लिख के दिखाइए हमको, उसमें फ्रिक्शन ही नहीं होगा तो लिखेगा ही नहीं। पाउडर पे लिख के दिखाइए। हाँ बहुत लिख देंगे। वो नहीं होता। देखिए क्या होता है कि हाँ जैसे अब क्या है, ग्लास है, ग्लास है ना, खिड़की वाला ग्लास कांच है, इसके ऊपर क्या आप पानी को डाल के देखिए, चिपकेगा इसमें? नहीं चिपकता, क्योंकि उसमें क्या होता है ये एडहेसिव फोर्स ना के बराबर होता है। तो एडहेसिव फोर्स जितना ज्यादा होगा उतना ही वो एक दूसरे के में चिपक जाएगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं। तो जैसे क्या है कि लिख लो कि चाक एंड बोर्ड, ठीक है, एग्जाम्पल हो जाएगा। देखिए चाक एंड बोर्ड, तो चाक और बोर्ड के बीच में कौन सा लगता है, एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या होता है, ये सेम मॉलिक्यूल के बीच लगता है। सर क्या लिखे हैं, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन क्या है उसके बाद? कौन सा, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स समझ नहीं आया, देखो ऐसे मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स लिखा है। टेबल नहीं समझ में आ रहा होगा, इसको भी सही से लिख लो, ठीक है। तो ये तो आपका देखो ये सबसे ज्यादा किसमें होता है, सॉलिड्स में होता है। सॉलिड के पार्टिकल एक दूसरे से इतने स्ट्रांगली अटैच होते हैं कि आपको छुटाने में, देखिए ये सॉलिड है, इसके मॉलिक्यूल तो एक दूसरे में लगे हैं, छुटा के दिखाइए, नहीं होते हैं। इससे कम किसमें होते हैं, लिक्विड में होते हैं, ठीक है, जैसे वाटर, ठीक है। और गैस की बात करें तो गैस, जब भी वाटर को आप क्या करना है ज्यादा बॉइल कर देते हैं तो वो गैस फॉर्म में चेंज होता है वेपर में, और वो क्या होता है एकदम अलग अलग होता है, अपने आप ही अलग अलग हो जाता है। तो ये होता है, तो सबसे ज्यादा सॉलिड लिक्विड गैस में, और ये तो आपका अलग अलग सब्सटेंस है ही, वो तो स्टेट्स है ना, उनमें भी होता है अलग अलग, वो तो बिल्कुल आयनिक होते हैं, वो तो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। वो साइंस कंडेंसेशन स्टेट, वो सुपर क्या होता है, उसको सुपर कोल्ड किया जाता है। सुपर कोल्ड यानी कि उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा माइनस पहुंचा दिया, तब होता है वो साइंटिस्ट। उन्होंने बताया था जैसे कि आपका वो आए थे, क्या नाम उनका, हाँ बहुत हार्ड हो जाएगा, और उसमें क्या होता है सब्सटेंस की मात्रा बहुत कम हो जाएगी।
जैसे आप क्या करें, एक मुट्ठी पर जो है आप क्या करें, कोई चीज ले जाएं और उसको जो है नॉर्मल टेम्परेचर पर खोल दें तो इतना हो जाएगा, एक मुट्ठी सब्सटेंस। सोचिए, उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर छोड़ देंगे तो बहुत हो जाएगा वो, गैस से भी ज़्यादा तेज। गैस क्या होती है, इतनी से बोलिए वो इतने में फैल जाती है। इन्हें आती है कि एक मोल जो गैस होती है वो मालूम 22.4 लीटर के बराबर स्थान घेर लेती है। एक मोल बाय 22.4 लीटर जो है वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है। यानी कि तुम जितने में की 22.5 लीटर पानी जितने में फैला सको, जितना स्पेस घेरता है उतने में एक गैस का एक मोल होता है इसमें कितना 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें। इसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। ये भी याद रखना है, एवोगैड्रो नंबर होता है। इसमें क्या होता है कि किसी एक मोल में इतने आपके मॉलिक्यूल होते हैं और इसको हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, ये तो सब आपका नाइन्थ के लिए है। हाँ हाँ, पानी जैसे लो आप एक गिलास, ठीक है, पहले इसको क्या करेंगे, ठंडा करेंगे 4 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले देखो पानी आप लेते हैं वो लगभग में 20 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर होगा। इसको आप कोल्ड करेंगे, जब आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड से जाएगा तो ये मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, मिनिमम। फिर इसको आप और ठंडा करेंगे 0 या फिर 0 से भी तो ये आइस में चल जाता है। ठीक है, अब इसको आप बहुत ही ठंडा करते जाएं, बोथ आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेज तक ले जाएं तो आपका पता लगेगा इतना बचेगा। एक गिलास पानी ले, हाँ नहीं, वहाँ के यहाँ ज़्यादा सॉलिड होगी, पत्थर के समान होती है वहाँ की। जहाँ ज़्यादा ठंडी होती है वहाँ बर्फ थोड़ी, सीधा पत्थर बन जाता है पानी। और वही होता है कि वो उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने बहुत आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट बताया था कि किसी चीज़ को हम बहुत ही ठंडा करते जाएंगे। जैसे आपका कौन से बॉयल्स और चार्ल्स जो थे, बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ इन्होंने दिया था। उन्होंने बताया था कि अगर किसी चीज़ को हम ठंडा करते जाते हैं तो उसका जो है वॉल्यूम भी डिक्रीज होता जाता है। और एक स्टेट ऐसी आती है कि अगर हम 0 डिग्री केल्विन कर दें, 0 केल्विन पर, तो 0 केल्विन एक ऐसी स्टेट है जहां पर -273 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुंच जाए। तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ रहेगा नहीं, बल्कि आपका जो नेपच्यून है उसका है कुछ 258 डिग्री सेंटीग्रेड है माइनस में, इतना टेम्परेचर है उसका। तो इसका मतलब है उनके अकॉर्डिंग जो था कि अगर यहाँ तक भी पहुँच जाएगा एक दिन, और यहाँ तक पहुँच जाएगी रहने की दुनिया सब वो समाप्त हो जाएगा, सब्सटेंस रहेगा ही नहीं। इन्होंने उनके रूल के अकॉर्डिंग ये जा रहा था कि अगर किसी चीज़ को हम इतना ठंडा कर देंगे तो वो सब्सटेंस खत्म हो जाएगा। अगर सब्सटेंस खत्म हो जाएगा तो ये दुनिया ही खत्म हो जाएगी। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं, इसलिए उनका लॉ जो है फ्लॉप हो गया था। लेकिन हाँ, कुछ करने से एक स्टेट उन्होंने रख दी थी कि जो कि है मिनिमम टेम्परेचर पर क्या होता है कि वो अमाउंट जो है मिनिमम क्वांटिटी में या फिर कह सकते हैं मैक्सिमम डेंसिटी में पहुंच जाता है। तो मैक्सिमम डेंसिटी उसकी कहाँ पर होती है, यहाँ तक, लेकिन वो समाप्त नहीं होगा। अगर हमें किसी कंट्री की हेल्प करनी है तो हम एक साथ वो सेंटेंस फॉर्म में एक बोल दे जाएंगे और उस कंट्री में एक आदमी को दे देंगे। चलिए, तो अब तो ये रहा। अब देखिए आपका क्या होता है, टेंशन, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन। हाँ देखिए, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन आपने देखा होगा कि पानी को मर के रख देते हैं तो कभी उस पर कोई लेयर नहीं आती अगर वो प्योर वाटर है। और उसमें क्या होगा कि जो भी चीज़ हम डालेंगे तो वही डेंसिटी के अकॉर्डिंग डूबेगी या फिर तैरेगी। लेकिन आप क्या कहते हैं, मिल्क या फिर टी,
या फिर क्या होता है कॉफी। ये चीजें हम रख देते हैं तो क्या होता है कि ये ठंडी होने के बाद इन पर एक लेयर बन जाती है, वही उसको जो लेयर ऊपर की होती है फिर उस पर जो है आप चाहें थोड़ी लाके क्या कहें शुगर लाके उसके ऊपर रख दें तो उसकी सरफेस पे वो ऐसे रखी रहेगी, ना उसमें सिंक होगी, ना डूबेगी, ना वो गलेगी, ऐसी चीजें रखेगी क्योंकि उसका सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा हो जाता है ठंडे होने पर। तो इससे आपको ये पता लगेगा कि जब अब आप क्या कहते हैं इसको कोल्ड रखें या फिर हीट करें, ठीक है। तो हीट करने पर मिनिमम होती है सरफेस टेंशन, ठीक है, और कोल्ड होने पर मैक्सिमम होती है। यानी कि देखो चाय जब गर्म होती है तब एकदम खोलती है, उसमें कोई चीज डालो, एक चीनी का दाना डालो चला जाएगा नीचे, लेकिन ठंडी हो जाएगी तो उस पर क्या होती है कि एक लेयर जैसी बन जाती है, उसके ऊपर आप चीनी का दाना डालेंगे तो ऊपर ही रहता रहेगा, उसी के ऊपर रखा रहेगा, डूबेगा नहीं उसमें, देखा। तो वही होता है सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन देखो सबका अलग अलग होता है। और कैसे पहचानेंगे सरफेस टेंशन? अगर आप क्या करें एक बूंद पानी का यहाँ से डालें तो वो अगर यहाँ से लुढ़कते हुए यहाँ तक चला जाए तो उसका समझने क्या होगा सरफेस टेंशन बहुत कम है। और जिसको हम जैसे यहाँ पर डालें और वो उसका जो है नहीं इतनी दूर तक जा सके तो उसका सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा ज्यादा होगा। ऑयल और वाटर में बताइए किसका सरफेस टेंशन ज्यादा होगा? क्यों? अगर पानी में ऑयल डालते हैं तो अगर उसी सबसे ऑयल डालते हैं तो ऑयल उसके ऊपर ही रह जाता है। हाँ तो क्या होता है कि किसका सरफेस टेंशन ज्यादा होता है? ऑयल का या वाटर का? ऑयल का अगर सरफेस टेंशन ज्यादा होता तो क्या होता? तो क्या होता कि उसके ऊपर वाटर डालते तैरता रहता, लेकिन क्या होता है कि वाटर के ऊपर ऑयल तैरता है। देखा है कि अगर वाटर भरा हुआ है और उसके ऊपर क्या रहता है ऑयल, तो ऑयल क्या होता है उसके ऊपर फ्लोट करता रहता है, ना कि इसको डूब जाता है इसके अंदर। यानी कि ऑयल हल्का होता है और उसका सरफेस टेंशन जो है कम होता है। कम होता है इसीलिए तुम पानी की बूंद यहाँ पे ले जा सकते हो, ऑयल जो है पूरे में एक बूंद जो है लाके हम पूरे बोर्ड में लगा सकते हैं, बताइए लग जाएगा कि नहीं? आप देखते ना थोड़ा सा लेते हैं हाथ में पूरा लगा के हाथ पैर सब जगह लगा देते हैं ना, तो इतना ज्यादा होता है ऑयल का सरफेस टेंशन से कम, इसलिए उसका ऑयल का ज्यादा नहीं होता है, ज्यादा है कम होता है, इतना याद रखना। ऑयल का सरफेस टेंशन कम होता है और क्या होता है इसीलिए वो ज्यादा एरिया ऑक्युपाई कर सकता है। हाँ अब देखो क्या होता है एक एक कैपिलरी ट्यूब होते हैं, हाँ वही ब्लड कैपिलरी होते हैं। और ऐसे ही जैसे क्या होता है कपड़ा होता है, तुमने देखा होगा कपड़े में क्या कहता है एक जगह पानी पड़ता है वो बहुत बहुत जगह में फैल जाता है। अगर कॉटन का कपड़ा है, किसका? कॉटन का, तो आप एक एंड पानी के यहाँ से फिर पानी में एक एंड डाल दीजिए, ऊपर वाले एंड तक आपका पानी आ जाएगा। वो कैसे आता है? कैपिलरीज की वजह से ना। कैपिलरी ट्यूब्स होते हैं, उनके अंदर जो रेसे होते हैं ना धागे ऐसे छोटे छोटे, उनके अंदर जो और भी देखो इसके अंदर भी तुम्हें बहुत छोटे छोटे दिखते हैं धागे जैसे, तो मान लो कि बाल से भी पतले जो होते हैं जैसे फाइबर्स जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है ट्यूब जैसा बना होता है, उसी के अंदर वाटर जो है घुस के चला जाता है ऊपर तक, समझे? क्योंकि क्या होता है मैं बताया था कि जो इसको रहने दो यहाँ पर, तो जो कैपिलरीज होते हैं उनके अंदर जो है वाटर चला जाता है ऊपर, इतना कह सकते हो, ठीक है। अब आता है देखो विस्कोसिटी। हाँ विस्कोसिटी कितना, विस्कोसिटी किसकी ज्यादा किसकी कम वो भी उसी पे आता है, जैसे कि जो सरफेस टेंशन है उसी का एक रूप होता है विस्कोसिटी। पहले क्या इसको देख लो,
इसको पहले अच्छा रख करो। नहीं, हम थोड़ा ही बताएंगे बस विस्कोसिटी का। विस्कोसिटी क्या होता है, देखिए जैसे आप क्या कहते हैं पानी गिराते हैं ग्लास से, ट्राई करके देखना कभी क्या होता है जब आप ग्लास से पानी गिराते हैं तो एकदम एंड पॉइंट पे आके, या फिर तुम उसको भरते जाइए, भरते जाओगे तो देखेगा कि जो उसकी जो बॉटम होता है, जो किनारा क्या कहते हैं इसको, बाउंड्री के ऊपर आके फिर वो गिरना स्टार्ट होता है। तो बाउंड्री के ऊपर क्या होता है कि ऐसे लेयर पे ऐसे लेयर बनती जाती हैं, ठीक है। और जब वो उसके कंट्रोल में नहीं आता तभी जो है ऊपर वाली लेयर जो है गिर जाती है, और फिर ये सारी लेयर गिर जाएंगी, फिर जो बाउंड्री से अटैच होती है वही खाली डूबती है, बाकी की 3-4 लेयर जो है ऊपर से गिर जाती हैं और वहीं से पानी गिरने लगता है ग्लास से। तो भी देखना धीरे धीरे ग्लास भरते जाना और उसके ऊपर क्या होगा कि कुछ इस तरीके से भर जाएगा, देखना ऐसे है तो यहाँ पानी भरता जाएगा और कुछ आपका ऐसे करके जो है भर जाता है इतना, ठीक है। तो इसके अंदर कई लेयर्स तो आ जाती हैं ऐसे करके और फिर वो गिरना जो है स्टार्ट होता है। जब ये गिरेगा तो वो सीधे देखो इसके बराबर में खाली रुकेगा जाके, बाकी ऊपर वाला सब गिर जाएगा। तो जब भी हम ऐसे निकालते हैं तो तुमने देखा होगा कि ग्लास के अंदर अगर पानी है थोड़ा और ऐसे लाते हैं तो एक मोटी लेयर आती है पूरी बन के अंदर से, और जब गिरती आगे तो एकदम पतली हो जाती है, गिरते ना। तो उसी 2 लेयर के बीच में जो आपका फ्रिक्शन फोर्स होता है, क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन 2 layers of a liquid, ठीक है, इज कॉल्ड विस्कोसिटी। यानी कि जो एक दूसरे का अपोज करती है। पहले बार क्या करते हैं, पहले तुम क्या करोगे, अब वैसे एग्जांपल दे नहीं पा रहे थे तो तुम्हें क्या कहते हैं, देखो कि यहाँ से ग्लास तुम जो है थोड़ा सा टेढ़ा करोगे ऐसे करके, तो मान लो ऐसे पानी भरा था इसके अंदर, ठीक है। तो पहले देखो ये वाली लेयर को आना चाहिए आगे ना, लेकिन ये नहीं, ये यहाँ पर आएगी चिपक जाएगी, इसके ऊपर वाली लेयर इसके ऊपर आएगी, फिर ये चिपक जाएगी, फिर इसके ऊपर और ऐसे आएगी, ऐसे ऐसे आएगी और धीरे धीरे ये वाला जो है ये यहाँ पर आके गिरता है, देखा है ना। नहीं तो ये क्या हो, यही वाला पहले आ जाए ऊपर, ये नीचे चला जाए, ऐसा नहीं होता। तो क्या हाँ, तो इसके ऊपर लेयर पर ऐसे बनती जाती है और सबसे ऊपर वाली लेयर आपके बाहर गिरती है ग्लास से, जब आप उसको जो है ऐसे निकालते हैं तो वो एक दूसरे की लेयर के ऊपर से ऐसे चढ़ के उतरता है ऐसे करके। हाँ, तो यही होता है विस्कोसिटी, और विस्कोसिटी में कोई ज़्यादा है नहीं, क्योंकि तुम्हारे में इतना ज़्यादा पढ़ाएंगे तो इसमें विस्कोसिटी फिर एंगल होते हैं। जब आप ऐसे क्या करते हैं, देखिएगा कि ग्लास ऐसे है आपका और इसमें तुम पानी भरा देखोगे तो कुछ ऐसे करके दिखेगा, और इसमें भी आपके क्या होते हैं 2 लेयर होते हैं। अब किनारे पे क्या होता है कि इतना ये एंगल जैसा बन जाता है, फिर एंगल वाला पढ़ेंगे आपका जाके 11th-12th में जाके, उसमें सब अलग अलग होता है, अलग अलग लिक्विड में अलग अलग एंगल बनता है, उसी से पता लगता है कितना ये विस्कस सोल्यूशन है। उसकी विस्कोसिटी की पता निकालनी होगी आपको कि कितना विस्कोसिटी है, इसे कितना विस्कस सोल्यूशन होगा। तो भाई उसका फॉर्मूला इस समय याद नहीं है, लेकिन बताएं cos थीटा में कुछ करके निकल जाता है, बहुत लंबा चौड़ा है निकालने। तो ठीक है, आज का जो है आपका इतना रखते हैं, कल आपका पढ़ाएंगे बायो, ठीक है। कल आप जो है बायो पढ़िएगा। आज के लिए इतना यहीं पर रखते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया लंबा क्लास।